गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल इलेक्शंस के जो नतीजे हैं हमारे सामने आ चुके हैं एंड कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग बातें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें दोस्तों तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में पहली बार इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे विजय, उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। अब हो सकता है कि यही सरकार बनाए। हालांकि इनको मेजोरिटी नहीं मिल पाई है, बट नंबर ऑफ सीट्स इनकी काफ़ी अच्छी खासी हैं। तो एक बहुत ही एक नया ट्रेंड यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट के अंदर स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पर जो दो ट्रेडिशनल यहाँ पे ग्रुप्स रहे हैं, डीएमके और एआईएडीएमके, उसके अलावा एक तीसरी पार्टी यहाँ पर हमें पावर में आती हुई देखने को मिल सकती है। उसी तरह से बात करें केरला की, तो केरला में दोस्तों जो यूडीएफ है, यानी कि जो कांग्रेस लेड अलायंस है, उसको यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिलेगा। वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी है, उसने पहली बार ऐसा किया है कि बीजेपी वेस्ट बंगाल के अंदर जीत पाई है, तो उनके लिए एक नई शुरुआत आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। असम के अंदर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें पुडुचेरी की, तो वहां पर भी जो एनडीए है वो यहाँ पर पावर में आएगी। राइट। तो ये कल कुछ इलेक्शंस के रिजल्ट्स थे। डेफिनेटली जो भी नई सरकारें आ रही हैं उनसे हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि जो डेवलपमेंट होगा देश का, वो और आगे अच्छे से बढ़ पाएगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑप्शनल डिसाइड करने में परेशानी आती है, और ऑप्शनल अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 500 मार्क्स का पेपर ऑप्शनल से ही आता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही पैरामीटर्स के ऊपर अपने ऑप्शनल को डिसाइड करें। और यहीं पर हेल्प करने के लिए हमारी टीम आपके साथ जुड़ेगी कल शाम 7 बजे, 6 मई को, ओनली एस यूपीएस चैनल के ऊपर। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर कल आप हमारे साथ शाम 7 बजे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ताकि आप अपने ऑप्शन को अच्छे से चूज़ कर पाएँ। दोस्तों, डेट है आज की 5 मई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। हमें जो सबसे पहला आज टॉपिक डिस्कस करना है वो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के बारे में। देखो, इसको समझने से पहले ना हमें 1.0 के बारे में थोड़ा जानना होगा कि आखिर ये है क्या, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखो, नाम में ही मेंशन है ना, बाल स्वास्थ्य। बाल होता है चाइल्ड, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों की, कि बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हमने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था 2013 के अंदर। देखो, जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तब ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता था, पर ये फर्दर जो मिशन था, ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही सबस्यूम हो गया था। तो आज के समय में अगर कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस इनिशिएटिव या किस मिशन के अंतर्गत आता है, उसका आंसर रहेगा नेशनल हेल्थ मिशन। अब इसका पर्पस ये है कि बच्चों को हम स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लें कि किस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को मिल रही हैं, एज इन की कुछ मेडिकल कंडीशंस अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं पर उनको केयर की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में ही उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमने सही समय के ऊपर आइडेंटिफाई करके इंटरवेंशन किया, तो उनको हम यहाँ पे एक होलिस्टिक ग्रोथ यहाँ पे दे पाएंगे। और इसको मिनिस्ट्री कौन सी है यहाँ पे? इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बाकी साथ में एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम और भी चीज़ें हैं, बट मेन मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसमें होता क्या क्या है? देखो, एक तो है डायग्नोसिस करने के लिए स्क्रीनिंग। जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता है ना, तो डिलीवरी वाली जगह के ऊपर ही उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग मतलब कोई बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं है उसके, या और कुछ कंडीशंस, तो जितनी अर्ली स्टेज के ऊपर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, उतना शानदार रहता है। फिर इसके अलावा हमारे पास कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स में मोबाइल हेल्थ टीम्स होती हैं। तो मोबाइल हेल्थ टीम्स आंगनवाड़ी सेंटर्स, गवर्नमेंट स्कूलों में जाती हैं, वहाँ पर बच्चों को चेक करती हैं डिजीजेस के लिए, उनके कुछ डेवलपमेंट इश्यूज तो नहीं आ रहे, ठीक है ना, ताकि वो आगे जाके ना अच्छा एक इंडिविजुअल यहाँ पे फॉर्म हो पाए। तो उसके लिए सारी चीज़ें चेक यहाँ पे प्रॉपरली स्टार्टिंग में ही करी जाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी हैं। यहाँ एक ही छत के अंदर अलग अलग प्रकार की सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, कुछ आपको डायग्नोसिस के लिए सर्विसेज चाहिए, वो सारी चीज़ें एक ही छत के अंतर्गत मिल जाती हैं। अगर मान लो कुछ स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है, कुछ ऐसा बच्चा है जिसको बेसिक सर्विसेज से अलावा भी कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, तो उसको यहाँ पर रेफर करके हायर फैसिलिटीज़ की तरफ भी यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो पूरा एक तरह से ना कंप्लीट एक बच्चे को डेवलप करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी कवर की जाती हैं। अभी क्या हुआ है? अभी यहाँ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपडेट किया है इसको, एंड इसीलिए इसको बोला जा रहा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0। अब इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है, इसमें जो कवरेज था वो बढ़ा दिया गया है। अब इसके अंतर्गत बचपन मतलब जन्म से लेकर 18 साल तक के जो भी बच्चे होंगे,
उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे, प्रॉपरली उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। इसमें ना कुछ जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें एक बात करी गई है 4D की। 4D क्या होता है? पहला डी है डिफेक्ट, कि जन्म के समय के ऊपर ही कोई डिफेक्ट तो नहीं है। डिफेक्ट का मतलब कई बार जन्म के ऊपर ही बच्चा जो है, ठीक है, वो पूरी तरह से सही कंडीशन में नहीं होता, तो डिफेक्ट एट बर्थ हम यहाँ पे चेक करते हैं। फिर डिजीजेस, डेफिशिएंसीज, कुछ कमियां, कुछ डेवलपमेंट डिले, मतलब कई बार बच्चों का जो दिमाग है वो धीरे धीरे करके डेवलप करता है, तो वो सारी चीज़ें। तो हमने ना यहाँ पर हर एक चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश करी कि हाँ बच्चों की मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, बिहेवियरल भी इश्यूज ठीक हों, नॉन क्लिनिकल डिजीजेस को भी हम यहाँ पे अच्छे से कैटर करें, वो हर एक चीज़ हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और खास ध्यान यहाँ पर ना डायबिटीज़ के ऊपर रखा जा रहा है। होगा पता क्या, जो भी बच्चे 0 से 18 साल की एज ग्रुप के बीच में होंगे, उनके लिए 4T सिम्टम्स हम यहाँ पे चेक करेंगे। 4T का मतलब क्या है? देखो, जो बंदा डायबिटीज़ होता है ना, या जिसको डायबिटीज़ होने वाली होती है, उसको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है? तो पहला टी का मतलब है टॉयलेट। दूसरा है थर्स्ट, जो बंदा जिसको डायबिटीज़ होती है, कई बार उससे ना मतलब जो प्यास है वो सहन नहीं हो पाती, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे ट्रैक करते रहेंगे। बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी थक जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हो रहे, तो इस 4T के माध्यम से हम आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा, उनको आगे जाके डायबिटीज़ होने का चांस तो नहीं है, ठीक है ना? इमीडिएट ब्लड ग्लूकोज़ टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि देखो भारत के अंदर ना डायबिटीज़ के केसेज़ बहुत बढ़ रहे हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। बाकी देखो, हमने बच्चों को सही ढंग से डेवलप करने के लिए हमने प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज तीनों प्रोवाइड करेंगे। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? देखो, प्रिवेंटिव का मीनिंग सिंपल है, हम चाहते हैं कि डिजीज़ आपको हो ही ना, उसको होने से पहले ही उसको रोक लिया जाए। सर कैसे रोकेंगे? अरे भाई, या तो वैक्सीनेशन के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को पोलियो का वैक्सीन लगता है, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करें सैनिटेशन, अगर वहाँ पर हमने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन सब अच्छा यहाँ पे कर दिया, तो कम चांस होंगे ना वहाँ पे बीमारियाँ होने के। ये आता है प्रिवेंटिव के अंदर। प्रमोटिव के अंदर क्या आता है? प्रमोटिव के अंदर आता है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आप योग वगैरह करो, आप मेडिटेशन करो, मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी रखो, लाइफ़स्टाइल अच्छा रखो, कुछ आप दारू वगैरह ना पियो। ये सारी चीज़ें आपकी प्रमोटिव केयर के अंदर आती हैं। और अगर मैं बात करूँ क्यूरेटिव की, क्यूरेटिव मतलब कि अपनी हेल्थ को ठीक कैसे करना है, मतलब डिज़ीज़ हो चुकी है उसके बाद कैसे। अब इसमें आपका सर्जरी आ जाता है, आपके हॉस्पिटल आ जाते हैं, आपकी मेडिसिन आ जाती हैं, इमरजेंसी केयर आ जाता है, ये सारी चीज़ें क्रिएटिव। तो हम तीनों तरह से यहाँ पे बच्चों की हम यहाँ पे मदद करना चाह रहे हैं, प्रिवेंटिव भी, प्रमोटिव भी और क्यूरेटिव भी, ये यहाँ पे गाइडलाइंस के अंदर बताया गया है। बाकी यहाँ पर डिजिटल हेल्थ कार्ड अब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों के लिए, ठीक है? रियल टाइम डेटा सिस्टम्स होगा, ट्रैकिंग हम प्रॉपर करते रहेंगे, तो अर्लियर बेसिस पे डिटेक्ट हो जाएंगी चीज़ें, और इस तरह से फिजिकल, मेंटल और डेवलपमेंट हेल्थ को हम यहाँ पे प्रॉपरली एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है? और साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये सारी चीज़ों के बीच में आपस में सामंजस्य, जो कोऑर्डिनेशन होगा वो हम यहाँ पे बनवाएंगे, ताकि बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो यहाँ पे और अच्छा यहाँ पे हो पाए। यही है अपडेटेड राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने जो है दैट इज रिगार्डिंग मिशन दृष्टि। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो, आप सब लोग इसरो के बारे में सुनते ही रहते हो, और इसरो ने देखो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स यहाँ पे करी हैं, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। एक अक्सर बात ये करी जाती थी कि भारत का ना प्राइवेट सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा इन स्पेस, बट अब ऐसा नहीं रहा। अब ये चीज़ भी बदल रही है। अब भारत में जो प्राइवेट कंपनीज है ना, वो भी शानदार अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रन कर रही हैं। अब इसी में से एक एग्जाम्पल आया है हमारे सामने, वो है आपका गैलेक्साई का। गैलेक्साई क्या है? ये एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है? ये एक स्टार्टअप है बेसिकली, जो आपको कर्नाटका, बेंगलुरु बेस्ड आपको देखने को मिल जाएगा, जो इसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करता है, मतलब स्पेस सेक्टर के अंदर काम करने वाली एक प्राइवेट कंपनी आप इसको कह सकते हो। अभी इसके द्वारा मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। क्या है सर ये मिशन दृष्टि? देखो, ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और ये लॉन्च कहाँ पे से हुआ? ये लॉन्च हुआ यूएसए से, जो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है ना, उसने यहाँ पे इसको लॉन्च करवाने के अंदर मदद करी। अब सवाल आता है कि सर अच्छा, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसके बारे में ऐसी क्या खास बात है? देखो, आप लोग मीनिंग समझते हो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का? देखो, नाम जब लिखा है ना अर्थ ऑब्जर्वेशन, तो कहीं ना कहीं ये धरती की फोटोज वगैरह लेता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा उसको, और उसको हम अपने एग्रीकल्चर के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। पर इसमें खास बात पता क्या है? खास बात ये है कि ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है। व्हाट डू मीन बाय दिस थिंग?
इसमें ना दो चीज़ें आती हैं, जो मेन आपको मुद्दा याद रखना है ना वो यही रखना है कि इसमें ना इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये दोनों को इसने इंटीग्रेट किया है, ये दोनों इसमें कंबाइन किया है। सर क्या फ़ायदा है इन दोनों को कंबाइन करने का? देखो, सबसे पहले इस वर्ड को समझो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। ये जैसा आपका एक कैमरा होता है ना, ये बिल्कुल कैमरा की तरह काम करता है, क्योंकि ये विजिबल लाइट का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना? कई बार इंफ्रारेड भी कर सकता है, बट मेजरली ये विजिबल लाइट। तो जैसे आप अपनी आँखों से कोई चीज़ देखते हो, तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी क्या करता है, वो इमेजेस को कैप्चर कर लेता है। और इसमें जो इमेजेस आएँगी काफ़ी हाई रेज़ोल्यूशन की इमेजेस आएँगी। ठीक है? उसमें कलर, शेप, डिटेल्स हमें हर कोई चीज़ क्लियरली दिखेगी। तो सर्वेलेंस करने के लिए, मैपिंग के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है सर, समझ गए। फिर ये क्या है एसएआर, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये तो मैंने आपको कई बार समझाया है सिंथेटिक अपर्चर रेडार के बारे में। ये ना एक रडार सिस्टम है, ये कैमरा नहीं है, ये एक रडार सिस्टम है। अब ये क्या करेगा, ये धरती पे सिग्नल सेंड करता रहेगा, माइक्रोवेव सिग्नल जो मेजरली होते हैं। फिर वापस सिग्नल रिसीव होंगे। अब सिग्नल भेजे, सिग्नल रिसीव हुए, उसके माध्यम से कहीं न कहीं ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश करेगा। देखो दोनों में फ़र्क समझना, यहाँ पर ये कैमरा की तरह काम करता था, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो था, सिंथेटिक अपर्चर रडार आपका कैमरा नहीं है, पर ये सिग्नल के माध्यम से इमेज को क्रिएट करने की कोशिश करता है। फ़ायदा पता क्या है एसएआर का? फ़ायदा ये है कि दरअसल में मान लो कहीं क्लाउड हो गए, ठीक है? तो हमें क्लाउड का बेनिफिट लेना चाहिए, कहीं बादल बादल हो गए हैं, ठीक है ना? रात के समय के ऊपर भी ये आराम से काम कर सकता है। तो पॉइंट यही है कि चाहे घने बादल हों, चाहे रात का समय हो, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, सिंथेटिक वर्चुअल रडार जो है वहाँ पर वो अच्छे से चीज़ें विजुअलाइज़ कर सकता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो होगा वो दरअसल में तभी काम कर पाएगा जब सारा कुछ साफ हो। क्योंकि देखो आम आँखें जो हैं, हमारी आँखें कैसे काम करती हैं? अगर बहुत ज़्यादा कुछ बादल हो तो हम बहुत दूर तक नहीं देख सकते, पर सिंथेटिक वर्चुअल रडार यहाँ पे ये काम भी कर सकता है। तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इन दोनों को कंबाइन करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब चौबीसों घंटे, सातों दिन हम लगातार सर्वेलेंस कर पाएँगे। समझे मेरी बात को? अब भारत की इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, हमें चाहिए हमेशा हम यहाँ पे अपनी कोस्ट लाइन को हम यहाँ पे एक तरह से उसको ऑब्ज़र्व करते रहें, राइट? चाहे रात हो, चाहे खराब वेदर हो, चाहे बहुत ज़्यादा बादल हों, हम चाहते हैं 24/7 हमारा यहाँ पे सर्वेलेंस होता रहे। कोई स्मगलिंग का खतरा हो, कोई इल्लीगल फिशिंग हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो हमारा मिशन दृष्टि के माध्यम से हमने जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो बनाया है ना, बहुत ही शानदार इमेजेस हमारे पास देता रहेगा। हम वेसल्स को भी आइडेंटिफ़ाई करते रहेंगे, कहीं पर कुछ गड़बड़ होने वाली होगी, हम उसको भी डिटेक्ट कर पाएँगे। तो बहुत ही शानदार हमारे लिए ये अपने आप में देखने को बन जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे-कैसे ये काम करेगा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिस्टम इसके ऊपर यहाँ पे रखा गया है ऑप्टोसार फ्यूजन पेलोड, मतलब दोनों को कंबाइन करता हुआ एक सिंगल आपने पेलोड यहाँ पे डाल दिया। उसके अलावा एक एंटीना है, कम्युनिकेशन एंटीना, सो दैट कि जो रियल टाइम डेटा है वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो पाए सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन की तरफ। फिर यहाँ पर इसी में आपका स्टार ट्रैकर भी है। ये बेसिकली ना जो आपके स्टार्स होते हैं उनको ट्रैक करता रहेगा। उसके माध्यम से कहाँ से इमेज लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी, सैटेलाइट का ओरिएंटेशन उस हिसाब से यहाँ पे चेंज होता रहेगा। फिर इसमें सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं ताकि लगातार जो पावर सप्लाई है इसके पास यहाँ पे बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिशन दृष्टि के अंतर्गत यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी। और ध्यान रखिएगा इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट होता है उसके माध्यम से, ठीक है ना? तो इसने पॉइंट वही है कि इन दोनों को यहाँ पे इसने कंबाइन किया है, इसी को बोलते हैं हम क्या? ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी। ऑल वेदर इमेजिंग हो पाएगी, डे एंड नाइट सर्वेलेंस हो पाएगी जैसे मैंने आपको बताया, और हाई फ्रीक्वेंसी आपके पास डेटा यहाँ पे आता रहेगा, तो सर्वेलेंस यहाँ पे शानदार हो पाएगा। एंड इसको अलग-अलग और चीज़ों के अंदर एग्रीकल्चर प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के अंदर यहाँ पे हम कर पाएँगे। एक यहाँ पर नोटेबल मेंशन आपको यहाँ पे इन स्पेस का भी यहाँ पे करना चाहिए। इन स्पेस क्या है? देखो इन स्पेस मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था। इन स्पेस ना दरअसल में बात करता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये दरअसल में ना हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उसके अंतर्गत आता है। इसका पर्पस पता क्या है इन स्पेस का? पर्पस यही है कि हमें जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है स्पेस सेक्टर के अंदर, उसको यहाँ पे बढ़ाना है। उसके लिए हमारी सरकार ने 2020 में एक एजेंसी स्टार्ट की थी, उसी का नाम है यहाँ पे इन स्पेस। पहले इसरो ही मोस्टली स्पेस एक्टिविटीज़ देखता था, पर इन स्पेस के आने के बाद हमारी प्राइवेट कंपनी, जैसे आपने अग्निकूल का नाम सुना होगा, आपने स्काई रूट का नाम सुना होगा, या जैसे मैंने अभी बात करी जो अभी जो मिशन दृष्टि वाली, तो इन सब ने यहाँ पे बहुत ही शानदार काम किया है। तो इन सबको प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा एम्फसाइज़ करने के लिए यहाँ पे हमने
इन स्पेस को यहाँ पे बनाया था और ये डेफिनेटली बहुत अच्छा काम यहाँ पे करता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी मिशन दृष्टि के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है पद्मा डोरी इनिशिएटिव। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो, ये समझाने से पहले ना मैं आपको दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज़ों के बारे में समझाना चाहूँगा। एक तो है एरी सिल्क, सुना होगा आप लोगों ने। एरी सिल्क है जिसको हम अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं। सिल्क तो जानते हो ना, फिर इसके आगे अहिंसा सिल्क क्यों है? क्योंकि एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, ये जो सिल्क बनती है ना, इसमें सिल्क वर्म को मारते नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए अहिंसा, ठीक है, किसी को हमने वायलेंस नहीं किया। प्लस एट द सेम टाइम ये इको फ्रेंडली होती है, एथिकल होती है। अब ये आपको मोस्टली असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर मेजरली आपको देखने को मिल जाती है। अब ये खास बात पता क्या है इसकी, जो आपकी एरी सिल्क है वो लंबे समय तक चलती है, इट इज ड्यूरेबल, ठीक है, और है भी बहुत शानदार, बहुत ही सॉफ्ट होती है, पर गर्म होती है, ठीक है ना। तो आपको सर्दियों में आप इसका जैसे एरी सिल्क का आप शॉल वगैरह बनाते हो तो बहुत ही आपको ना, मतलब आपको ठंड नहीं लगती फिर, राइट। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल मेजरली होता है, ठीक है। बाकी इसके लिए एनर्जी कम चाहिए, केमिकल्स का इस्तेमाल यहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना, उनको अच्छे खासे यहाँ पे आपको रोजगार भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई एरी सिल्क की। एक बात मुझे और बतानी है आपको, वो है चंदेरी टेक्सटाइल के बारे में। आप सब लोगों ने चंदेरी साड़ी के बारे में सुना होगा, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये चंदेरी साड़ी ही है जो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर ये हैंडलूम क्राफ्ट है, मतलब आपकी साड़ी के ऊपर बहुत ही शानदार अच्छा टेक्सचर यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ आपके कुछ पीकॉक, कुछ लोटस, कुछ मेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे होता है, बहुत ही शानदार जरी वर्क यहाँ पे इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। तो ये आपको मध्य प्रदेश का जो चंदेरी शहर है ना, वहां से आपका ये हैंडलूम क्राफ्ट है, वो यहाँ से आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलता है, राइट। और इनफैक्ट इसको यहाँ पे हमने जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है आपकी जो चंदेरी साड़ियों को। अब हुआ पता क्या है, दरअसल में जो ये पद्मा डोरी इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। कहने का मतलब, देखो जो हमारे पास एरी सिल्क थी, मैंने आपको बताया ना, बहुत ही शानदार सिल्क है, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलती है, उसकी गर्माहट जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो उसको हमने कंबाइन कर दिया चंदेरी टेक्सटाइल या चंदेरी टेक्निक की, जो आपकी जो स्टाइलिंग होती है, जो मोटिव्स होते हैं, किस तरह से बहुत ही इंट्रिकेट तरह से वहाँ पे चीज़ें उसमें साड़ी में बनाई जाती हैं, उसको हमने कंबाइन कर दिया। तो समझ पा रहे हो, दो अलग अलग कल्चर्स को हमने यहाँ पे कंबाइन करने की कोशिश करी है। उससे क्या होगा, इस एरी सिल्क के भी कुछ फायदे, चंदेरी टेक्सटाइल जो जैसे बनाई जाती हैं उसका भी बहुत शानदार तरीका है बनाने का। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली ये फ्यूजन के माध्यम से हाई एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल भारत से यहाँ पे निकल के आएंगी। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे साड़ी, सूट्स, फैब्रिक्स ये हमारे यहाँ पे प्रमोट हो पाएंगे। तो इसी में हमने यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन किया है, एरी सिल्क जो नॉर्थ ईस्ट की है और चंदेरी वीविंग आपकी मध्य प्रदेश की। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कि डोनर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत आती है, उन्होंने यहाँ पे इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया है, पद्मा डोरी इनिशिएटिव। एंड इनफैक्ट हमारा जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसको भी यहाँ पे एक तरह से रियलाइज किया जाता है। कैसे? क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग एरियाज के लोग आपस में साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस यहाँ पे साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं। यही तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है ना। तो इसमें अंतर्गत इस इनिशिएटिव में अलग अलग एग्जीबिशंस, फैशन शोज, आर्टिशंस यहाँ पे आएंगे, अपना डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे कंबाइन करते हुए हम टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर और भी यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग आईएनएस महेंद्रगिरी। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। देखो, अभी इंडियन नेवी को इसकी यहाँ पे आईएनएस महेंद्रगिरी की यहाँ पे डिलीवरी मिली है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, आईएनएस महेंद्रगिरी एक स्टेल्थ मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। घबराना नहीं इन वर्ड्स को देख के, इनका मीनिंग समझते हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना स्टेल्थ, स्टेल्थ एक ऐसी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि उसको डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, दुश्मन के रडार से अगर हम बच पाए तो हम बोलते हैं कि हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें नॉइस भी थोड़ी कम होती है, इन्फ्रारेड एमिशन भी यहाँ पे कम होते हैं, ताकि कम से कम डिटेक्ट हो पाए, सामने वाले के सेंसर में ना आ पाए। तो ये भी यहाँ पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ गया है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें मल्टी रोल कैपेबिलिटी, मल्टी रोल का मतलब क्या है कि यहाँ पर अलग अलग रोल्स में ये काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटी एयर, ठीक है, सामने मान लो हवाई फायर आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर एंटी सरफेस वॉरफेयर के अंदर और एंटी सबमरीन
ठीक है, उनके अंदर भी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए या उनको टैकल करने के लिए यहाँ पर इसकी क्षमता है। तो बहुत ही शानदार है। और जब मैं बात करता हूँ फ्रिगेट की, फ्रिगेट का मतलब भी आप समझते होंगे। फ्रिगेट दरअसल में एक छोटी शिप आप कह सकते हो इसको, एक ऐसी छोटी शिप जो काफ़ी तेज़ मूव करती है, पर जो बड़े-बड़े कई बार शिप्स होते हैं उनको सुरक्षा देने का काम, ठीक है ना? उनको सर्वेलेंस करने का काम, यहाँ पे इनका फ्रिगेट्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से ये एक स्टेल्थ मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये जो फ्रिगेट है ना, ये दरअसल में प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत यहाँ पे बनाई गई है। प्रोजेक्ट 17A बेसिकली ना हमारे इंडियन नेवी का एक प्रोग्राम है, जो इस तरह से स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स यहाँ पे बना रहा है, नीलगिरी क्लास की। ऑलरेडी हमने कई सारी फ्रिगेट्स जैसे फॉर एग्जांपल आईएनएस नीलगिरी हो गया, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी, आईएनएस विंध्यागिरी, ये सारी इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ जाती हैं और यहाँ पर टोटल 7 फ्रिगेट इस तरह से आपकी बन रही हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे इसमें मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ये यहाँ पर इनको यहाँ पे मिलकर बना रहे हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो नाम इसका रखा गया ना आईएनएस महेंद्रगिरी, ये नाम जो रखा गया है ये उड़ीसा के अंदर जो ईस्टर्न घाट्स में जो आपकी एक पीक है, महेंद्रगिरी पीक, उसी के नाम के ऊपर यहाँ पे इसका नाम रखा गया है। अब इसको बनाने का जो तरीका है ना वो है इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। क्या मतलब होता है इस वर्ड का? देखो, एक तो होता है ना कि आपने एक शिप को बनाना है, आप सारा का सारा एक ही जगह पे काम बनाते हो। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं यार हमने ना देखो इसके कुछ हिस्से यहाँ पे ऐसे बना लिए, ठीक है, किसी जगह के ऊपर, फिर बाद में जाके हमने यहाँ पे उनको एक जगह पे असेंबल कर दिया, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, वो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। उससे वेस्टेज भी कम होती है, एफिशिएंसी भी अच्छी खासी होती है, क्वालिटी का भी हम यहाँ पे चेक रख पाएँगे। तो इस तरह से इसको मॉड्यूल्स में यहाँ पे हमने बनाया, फिर उनको यहाँ पे असेंबल कर दिया, तो काफ़ी तेज़ी से हमने यहाँ पे इसको बना पाए टाइमली बेसिस के ऊपर। फिर यहाँ पर आपका कंबाइंड डीज़ल और गैस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर मान लो कभी ज़रूरत पड़े तो वो गैस टरबाइन का इस्तेमाल कर लेगा कुछ हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए, और वैसे अगर अपना तेल बचाना हो तो उस केस में डीजल इंजन का यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया इनका मल्टी रोल यहाँ पे फंक्शन है, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी 75% यहाँ पे जो बना है ये भारत देश के अंदर ही बना है, ठीक है। 200 एमएसएमईज ने रोल प्ले किया है इसको बनाने के अंदर। 4000 डायरेक्ट नौकरियां और 10,000 इनडायरेक्ट नौकरियां यहाँ पे इस पर्टिकुलर शिप को बनाने के अंदर यहाँ पे जनरेट हुई हैं। डेफिनेटली इससे फायदा यही होगा कि भारत की जो नेवल कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा शानदार हो पाएगी, एंड इस बेसिस के ऊपर इंडियन ओशन रीजन में हम यहाँ पर अपना जो ठीक है सिक्योरिटी है हम उसको और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे इन्हेंस कर पाएंगे। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि आईएनएस महेंद्रगिरी हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान ये रखिएगा कि इसको बनाया गया है मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा। और ना इसका ना एक हल नंबर होता है। हल पता क्या होता है? हल बेसिकली जो शिप की बॉडी होती है वही होती है। तो इसका हल नंबर क्या है? यार्ड 12654, ठीक है। इसका नंबर यहाँ पे रखा गया है इस शिप का, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सिनबैक्स 2 2026। दरअसल में सिनबैक्स का मतलब है कंबोडिया इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि पहली जो एक्सरसाइज थी वो भारत के अंदर हुई थी पुणे महाराष्ट्र में 2024 के अंदर, और इस बार की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंबोडिया के अंदर हो रही है एट द रॉयल रॉयल कंबोडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर कैंप बेसिल, ठीक है। यहाँ पर अभी भारत और कंबोडिया के बीच में ये मिलिट्री ड्रिल यहाँ पे हो रही है। इसमें भारतीय आर्मी से लगभग 120 पर्सनल जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 160 जो है वो आपके रॉयल कंबोडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नोटिस कर सकते हो आप यहाँ पे कि यहाँ पर ड्रोन ऑपरेशंस हो गया, ठीक है, स्नाइपर टैक्टिक्स हो गया, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है, काउंटर टेररिज्म के ऊपर हो गया, ठीक है। साथ में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, आपस में सिनर्जी कैसे आए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ टॉपिक्स थे दोस्तों जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके कुछ सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था आपका सिटीजनशिप के बारे में। देखो आर्टिकल 9 की जब हम बात करते हैं ना, आर्टिकल 9 बात करता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर फॉरेन सिटीजनशिप आपने एक्वायर कर ली ना, तो आपकी भारत की नागरिकता जो है वो यहाँ पे चली जाएगी। ये बात करता है आर्टिकल 9, ना कि नेचुरलाइजेशन की। इसलिए स्टेटमेंट 1 अपने आप में यहाँ पे इनकरेक्ट बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो ये जो बना था इसके लिए हमारे पास जो एनडीपीएस एक्ट है ना उसका सेक्शन 4(3) के माध्यम से यहाँ पे बना है, ना कि पीएमएलए से। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसको रिलीज किया जाता है रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स, या जिसको हम लोग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से जानते हैं, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी अपने आप में रॉन्ग है। चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो यस दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।